बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लास्ट वीडियो से सीएफटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज भी हम सीएफटी को आगे मूव करेंगे। तो चूँकि सीएफटी के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल हो रहा है बॉन्डिंग के लिए, तो इसके लिए जो सबसे पहले एतराज़ उठ रहा था वो ये उठ रहा था कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस को ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो कॉन्सेप्ट है ये एक्सप्लेन नहीं करता। तो ये बात इस आर्गूमेंट के साथ बिल्कुल ठीक भी है, क्योंकि जो नेगेटिव पॉइंट चार्जेस होते हैं, जो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड्स होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा फासले पे रहना पसंद करते हैं। और साफ ज़ाहिर है वो एक फोर कॉर्नर्ड टेट्राहेड्रॉन के अंदर मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर के अंदर उनके बीच में डिस्टेंस कम होता है। तो ये इस आर्गूमेंट के साथ ये बात करना कि टेट्राहेड्रॉन ही बनेगा, तो ये बात उस सूरत हाल में ठीक तसव्वुर की जा सकती है कि जब आपके पास जो सेंट्रल मेटल एटम है, इस सेंट्रल मेटल एटम के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री होगी, स्फेरिकल इलेक्ट्रिकल सिमेट्री होगी। तो चूंकि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर जो केस होता है वो इससे हट के होता है ज़रा, क्योंकि डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है। और जैसा कि आपका लास्ट मॉडल के अंदर स्पंज बॉल मॉडल के अंदर देख रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो T2G ऑर्बिटल्स के अंदर रहना पसंद करते हैं, और जब वो T2G ऑर्बिटल्स के अंदर रहना पसंद करते हैं तो आपके पास इस तरह के सिचुएशन के अंदर जो स्फेरिकल सिमेट्री की कंडीशन होती है वो अचीव नहीं होती। तो लिहाजा जैसा कि हम स्टीरियोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर के अंदर इसको देख चुके थे कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो भी एग्जिस्ट करते हैं इन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर। तो यहाँ से फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। जैसे कल हम ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को देख रहे थे कि उसके अंदर किस तरह से स्प्लिटिंग हो रही थी, तो आज हम स्प्लिटिंग पैटर्न से इस डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को और साथ में स्क्वायर प्लेनर की ज्योमेट्री को और टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री को भी कंसिडर करेंगे डी ऑर्बिटल्स को साथ लेते हुए। तो आए जी, मैं आपको लेके चलता हूँ इसकी डायग्राम की तरफ कि देखें, ये मेरे पास सपोज ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं जिनके गिर्द किसी किस्म का कोई फील्ड नहीं है, मतलब ये स्फीयर की रीच से बाहर है, जो लिगेंड्स का स्फीयर है उससे बाहर है। तो जो ही लिगेंड्स इसकी तरफ मूव करना शुरू करते हैं तो ये अपनी एनर्जी को रेज कर लेता है, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि इसकी एनर्जी रेज हो जाती है। ये देखें, तो जैसे ही एनर्जी रेज होती है आप इसके अंदर मेटल के गिर्द लिगेंड फील्ड आ जाता है। उसका एटमॉस्फेयर बन जाता है। तो जो ही बनता है आगे फिर इसके अंदर स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग एक आपको T2G सेट मिल जाता है और एक EG सेट मिल जाता है। ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है पैटर्न। तो जब ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को आप देख चुके हैं कि कल इसके अंदर क्रिस्टल फील्ड सेपरेटिंग होती है, तो उसके अंदर फिर हमारे पास जो नेक्स्ट एजम्पशन आ रही है वो ये आ रही है कि इस ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर ये जो ट्रांसपोजिशन पे 1 और 6 पे लिगेंड लगे हुए हैं, इनको अगर हम हटाने की कोशिश करते हैं तो दूसरे अल्फाज में ये टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन के मतलब हम इन दो लिगेंड्स को यहाँ से रिमूव करके स्क्वायर प्लेनर बनाना चाहते हैं, हमारा ये मकसद है। तो देखें स्टूडेंट्स कि मेरे पास ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम है, तो इसकी मैं जस्टिफिकेशन आपको कुछ इस तरह से दूंगा कि जैसे ही ये मैं पोजीशन 1 पे और 6 पे इन लिगेंड्स को जैसे ही हटाऊंगा तो आप क्या देखेंगे कि जो लिगेंड्स स्क्वायर प्लेन के अंदर अप्रोच कर रहे थे उनकी अप्रोच और ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी, वो और ज़्यादा मेटल की तरफ मूव करेंगे। तो चूंकि इन दोनों और एक्सेस के बीच में DXY DYZ जो T2G सेट है उसके ऑर्बिटल्स भी होते हैं, तो अल्टीमेटली DX² Y² जो एक्सेस के ऊपर है, एक तो उसको फोर्सेस ऑफ रिपल्शन है वो एक्सपीरियंस करेगा,
और उसके साथ साथ जो T2G का सेट है जिसके अंदर DXY, DYZ, DZX आ जाते हैं, उनको भी साथ में, चूंकि ये लिगेंड चारों तरफ से पेनिट्रेट कर रहे होते हैं तो दोनों को रिपल्शन फेस करनी पड़ती है। तो दोनों को जब रिपल्शन फेस करनी पड़ती है, एक डबली डीजेनरेट के सेट में ज़्यादा रिपल्शन फेस करनी पड़ती है DX² और Y² को, और ट्रिपली डीजेनरेट जो T2G सेट है उसके अंदर चूंकि इस प्लेन के अंदर सिर्फ XY होता है, DXY, तो DXY को रिपल्शन फेस करनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसी सूरत हाल में रिपल्शन DX² और Y² एक्सपीरियंस करता है और DXY करता है। अल्टीमेटली यहाँ पे फिर आपके पास इसके अंदर भी स्प्लिटिंग हो जाएगी। इसके अंदर का स्प्लिटिंग का पैटर्न क्या होगा कि ये DXY की एनर्जी रेज हो जाएगी और जो दो बाकी बचेंगे उनकी एनर्जी कम होगी, जिसमें DYZ और DZX होंगे। इसी तरह इसके अंदर भी दो केसेस हैं। एक केस वो है जिसमें DX² Y² को, तो जिसको रिपल्शन ज़्यादा फेस करनी पड़ती हैं उसकी एनर्जी रेज हो जाती है, तो हमारे पास ये DX² Y² की एनर्जी रेज हो जाती है। और इसी तरह आपके पास जो Z² होता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है। तो ये आपके पास सेकंड केस है जिसको आप डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, या इसको टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन का भी नाम देते हैं। ये वो वाला केस है जब दोनों लिगेंड्स को आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं, उस स्क्वायर प्लेन से दूर हटाना चाह रहे हैं ताकि आप स्क्वायर प्लेन हासिल कर सकें, टेट्रागोनल डिस्टॉर्शन है। या आपको यही वाले डिस्टॉर्शन, यही वाली जो एनर्जी पैटर्न है ऑर्बिटल्स का, ये स्क्वायर पायरामिड के अंदर भी मिलेगा। किसके अंदर? इसके अलावा अगर आप इसको देखना चाहें तो इसके अंदर भी आपको ये वाला पैटर्न ही मिलेगा कि इन दो को, DXY को और DX² Y² को ज़्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो उसके बाद जब आप मुकम्मल तौर पे, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एजम्पशन क्या आता है? नेक्स्ट एजम्पशन ये आता है कि जब आप इसके ऊपर से दोनों पोजीशन 1 और 6 से दोनों के दोनों लिगेंड्स हटा चुके होते हैं, तो फिर क्या सूरत हाल पैदा होती है? फिर इनके सिस्टम के ऊपर आपको ये जो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल नज़र आया है, इसके अंदर क्या, तो देखें यहाँ पे इस चीज़ को मैं दोबारा से आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास ये DX² Y² और DXY, इस सिस्टम के अंदर इनकी एनर्जी के अंदर और ज़्यादा रिपल्शन की वजह से इंक्रीमेंट आ जाती है, इनकी एनर्जी और रेज कर जाती है, जबकि DZ² की एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। जब डिक्रीज होती है तो आप इसके अंदर इसको किस तरह से देखेंगे कि देखें आपके पास इसकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ेगी, तो ये DX² Y² यहाँ पे आ जाएगा, इसकी और ज़्यादा एनर्जी कम होगी तो ये यहाँ पे आ जाएगा, जिसका नाम DZ² है। और इन दो की, चूंकि इनको रिपल्शंस कम फेस कर रही थी, इनके एक्सिस के अंदर, इनके प्लेन के अंदर लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहा था, तो इनकी एनर्जी और कम हो जाती है और ये और ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं, जिसका नाम है DYZ और DZX। जबकि DXY और DX² Y² को, इन दो को सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये इसी प्लेन के अंदर, इसी स्क्वायर प्लेन के अंदर ये एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इसकी एनर्जी अल्टीमेटली और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। और जब इसकी एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है तो ये DZ² से भी ऊपर चला जाता है एनर्जी में। तो आप इसको क्या देखते हैं कि आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाता है, आप DXY ऐसे लिखते हैं। तो ये आपके पास स्प्लिटिंग है, ये एनर्जी स्प्लिटिंग पैटर्न है जो कि आपको देखने को मिलता है स्क्वायर प्लेन के अंदर, कि आप इसको यहाँ पे डेल SP लिख देते हैं कि ये स्क्वायर प्लेन के अंदर एनर्जी स्प्लिटिंग है। और ये वाली एनर्जी स्प्लिटिंग आपको मिल रही थी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर, जिसके लिए आप O इधर लिख रहे थे। तो आपके पास ये वाला जो एनर्जी ऑर्बिटल एनर्जी पैटर्न है ये आ रहा है स्क्वायर प्लेनर के लिए, ठीक है।
तो इसी तरह हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम था। हमने ऑक्टाहेड्रल सिस्टम को ऑब्जर्व किया, हमने स्क्वायर पिरामिड और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल को ऑब्जर्व किया, और इसी तरह स्क्वायर प्लेनर को। तो ये तीन हमने कंडीशन, तीन ज्योमेट्रीज को एट ए टाइम साथ डिस्कस कर लिया। अब हमारे पास जो चौथी बारी आती है वो टेट्राहेड्रल की आती है। तो टेट्राहेड्रल के केस में हमारे पास उसका जो पैटर्न है उसकी एनर्जी का, वो मैं इधर ऑर्बिटल डायग्राम आपको उसकी एनर्जी स्प्लिटिंग यहाँ पे दिखा देता हूँ, और डायग्राम की मदद से उसको हमने क्यूब के अंदर बंद करके देखना है। तो वो फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ कि उसके अंदर क्या पैटर्न होता है। तो देखिए, जब ऑक्टाहेड्रल के अंदर, टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होती है, तो टेट्राहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग का पैटर्न ये होता है कि आपके पास जो डबली डीजनरेट होते हैं वो उनकी एनर्जी कम हो जाती है, और ट्रिपलेट डीजनरेट सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसको आप ई का नाम देते हैं और इसको आप सिंपल T2 का नाम देते हैं। और याद रखें कि यहाँ पे जो एनर्जी स्प्लिटिंग है ये आपके पास डेल टी कहलाती है। तो देखिए, ये आपको स्प्लिटिंग नज़र आ रही है, और ये आप इसकी स्प्लिटिंग का पैटर्न देख रहे हैं कि इसकी जो स्प्लिटिंग है ये ऑक्टाहेड्रल सिस्टम से, जितनी ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर स्प्लिटिंग होती है, क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग होती है, उसका हाफ टेट्राहेड्रल सिस्टम के अंदर होती है। याद रखना है कि ये लो स्पिन का और हाई स्पिन का कॉम्प्लेक्स आगे हमारे पास सिस्टम अराइज होने जा रहा है, तो वो हमें सिर्फ इधर ऑक्टाहेड्रल केसेस के अंदर देखने को मिलता है। जबकि हमारे पास यहाँ पे टेट्राहेड्रल सिस्टम जो होता है, फ़र्ज़ किया यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर दूसरा इधर आता है, तीसरे ने लाजमी इधर ही जाना होता है। इसके अंदर यहाँ पे किसी किस्म की कोई पेयरिंग जो है वो फ़ौरन से नहीं होती, ठीक है। जब इन तमाम ने फिल हो जाना होता है D5 के बाद 6 के अंदर जाके इसके अंदर पेयरिंग होती है, अदरवाइज ये वाला इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ पे नहीं आता। तो लो स्पिन और हाई स्पिन सिस्टम आपको ऑक्टाहेड्रल सिस्टम के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है बनिस्बत टेट्राहेड्रल सिस्टम के। तो मैं इसको रेज करना चाहूँगा, आप इस डायग्राम को उतार लें, अच्छी तरह से देख लें इसको। तो देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास ये टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग का पैटर्न जो इसके अंदर इन्वर्ट हो जाता है ऑक्टाहेड्रल के कंपैरिजन में, मैं उसको यहाँ पे एक क्यूब लेता हूँ, उस क्यूब के अंदर एक टेट्राहेड्रल सिस्टम को बंद करता हूँ। आप उसके अंदर लिगेंड्स की जो अप्रोच है जो मुख्तलिफ एक्सेस पे होती है उस हिसाब से देखिएगा कि देखें, फ़र्ज़ किया मेरे पास ये टेट्राहेड्रल सिस्टम है, ये उसका सेंट्रल एटम है, एक उसका एटम यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा एटम उसका यहाँ पे है, और दो इस प्लेन के अंदर होंगे ऐसे, ठीक है। आपको पता है कि एक ये राइट साइड पे फेस है, ये जिसको आप एक्स एक्सिस का नाम दे रहे थे, और इसको आप वाई एक्सिस का नाम दे रहे थे, और ये इस फेस के अंदर ये वाला जो फेस है जो कि ऐसे होगा, देखें एक फेस ऐसे है, एक्स और माइनस एक्स से ऐसे लिगेंड्स अप्रोच करेंगे, फिर वाई में ऐसे वाई और माइनस वाई में अप्रोच करेंगे, फिर इस तरह से अप्रोच कर रहे होंगे। तो फिर लिगेंड जब यहाँ पे इस एक्सेस से अप्रोच करते हैं तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर लिया है तो ये दर हकीकत ऐसे है, इस क्यूब के अंदर अगर इसको बंद किया जाए तो ये इस तरह से है, ठीक है। ये लिगेंड यहाँ पे है, ये वाला यहाँ पे, और ये वाला इस कॉर्नर पे है, और ये वाला इस कॉर्नर पे है। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ से इस एक्सेस से ये लिगेंड अप्रोच कर रहा है, यहाँ से इधर से, ठीक है, इधर से अप्रोच कर रहा है। तो चूंकि इन एक्सेस के बीच में जो आपको 6 एक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, ये देखें, ठीक है, ये लिगेंड अगर यहाँ से अप्रोच कर रहा है तो टेट्राहेड्रल सिस्टम के अंदर आपको पता है कि जो एक्स वाई है और जो वाई जेड है वो इस प्लेन के अंदर है। तो ये जो T2G सेट होता है, T2G सेट को
अगर मैं इसका एक्स वाई ऐसे शो कराऊं इस तरह से, तो लिगेंड जब यहाँ से अप्रोच करता है तो इसका अप्रोच करने का पैटर्न ये होता है, ये वाला एक्स एक्सिस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होता है इस टेट्राहेड्रल सिस्टम के तहत। तो ये जो रिपल्शन है आपको ये T2G सेट के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है। जब T2G सेट के अंदर रिपल्शन ज़्यादा होती है तो एनर्जी इसकी रेज हो जाती है। यही वजह है कि डब्ल्यू डी जनरेट सिस्टम को आप इधर नीचे शो कराते हैं और इसको ऊपर शो कराते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही होती है कि आपके पास जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जो डी जेड स्क्वायर होते हैं जिन एक्सेस पे होते हैं वहाँ से टेट्राहेड्रल सिस्टम के लिगेंड्स फासले पे होते हैं, जिस वजह से उनको ज़्यादा रिपल्शंस फेस नहीं करनी पड़ती। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल सिस्टम के हवाले से स्प्लिटिंग थी। अब आगे इससे हम मूव करते हैं, इसको मैं रेज करना चाहूँगा। आगे हम देखेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो याद रखें स्टूडेंट्स के हमारे पास एक सिस्टम है, जैसा कि मैंने लिया हुआ है, ये D3 सिस्टम है। D3 सिस्टम के अंदर आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा। उसके बाद D8 सिस्टम है। D8 सिस्टम के अंदर आपको इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे कि T2G सेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हुई होगी और यहाँ पे ऐसे। तो यहाँ पे देखें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2 नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे 3 नज़र आ रहे हैं। तो जिस भी मेटल आयन सिस्टम के अंदर आपको इस तरह से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नज़र आते हैं, ठीक है, तो वो वाला आपके पास जो सिस्टम होता है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रखने की वजह से पैरामैग्नेटिक हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर उसको रख दें तो वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अट्रैक्शन शो करता है, लेकिन अट्रैक्शन इन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की होती है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ज़्यादा अट्रैक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं एज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस को जब आप इनको देखते हैं तो इसके लिए आम तौर पे गॉयस बैलेंस इस्तेमाल किया जाता है इस पर्पज़ के लिए। अब ये गॉयस बैलेंस कैसे काम करता है? इस गॉयस बैलेंस के अंदर हमेशा कोई भी मटेरियल जिसको आप चेक करना चाह रहे हो तो उसको एक सिंपल ट्यूब के अंदर रख के बैलेंस के साथ उसको लटका दिया जाता है मैग्नेट के अंदर, और अगर वो पैरामैग्नेटिक होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में अपना ज़्यादा वेट शो कराएगा। हम इसी गैस बैलेंस के अंदर उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में और एब्सेंस में उसके वेट को का पता चला लेते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसका वेट ज़्यादा होता है। वेट ज़्यादा होने की वजह से दर हकीकत वो वेट ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं, जिस वजह से वज़न ज़्यादा दिखाई देता है और हम कह देते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। अब इसके कंपैरिजन में अगर हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हवाले से बात करें तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के हवाले से मेरे पास मिसाल है D6 सिस्टम की, और D6 सिस्टम के अंदर मैं एक कॉम्प्लेक्स ले लेता हूँ कोबाल्ट 3 का, जिसके अंदर ये अमोनिया लिया हुआ है मैंने, और इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग इस तरह से नज़र आती है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने की वजह से ये डायामैग्नेटिक कहलाता है। अगर इसको रखा जाए गॉस बैलेंस की मदद से ट्यूब के अंदर डाल के मैग्नेट के अंदर, तो ये किसी किस्म की कोई अट्रैक्शन नहीं देगा क्योंकि इसके अंदर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। वजह जो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड था उसने तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा दिया है। ठीक है, तो अब ये आपके पास एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स किस वजह से इसको कह रहे हैं कि इसके अंदर अमोनिया एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब
क्या करता है कि उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कि क्या ये आप क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन्स मजबूरन उसके स्ट्रॉन्ग फील्ड की वजह से फिर पेयर अप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इनकी पेयरिंग एनर्जी कम होती है। पेयरिंग एनर्जी कम होने की वजह से ये पेयर अप हो जाते हैं और आप कह देते हैं कि ये आपके पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बन गया है। अब दो हमारे पास एग्जांपल होती हैं मेजर यहाँ पे इस केस के अंदर, जिनको मैं लेके यहाँ से चलूँगा आगे। एक मेरे पास ये कोबाल्ट है और दूसरा मेरे पास कोबाल्ट के साथ फ्लोराइड का सिस्टम है। अब मुख्तलिफ यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज अराइज होंगी। इसको आप इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का नाम भी दे रहे थे कल, और इसको आप आउटर ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स का नाम दे रहे थे। ठीक है। अब अगर हम हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग देखें तो हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग ये हमारे पास लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। जबकि हॉर्न्स के अकॉर्डिंग ये हमारे पास हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है। अगर हम पाउलीज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए इनको डिसाइड करें तो पाउलीज के अकॉर्डिंग ये हमारे पास स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे के सारे स्पिन पेयर्ड हो चुके हैं। तो पाउली भी यही कह रहा होता है कि ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपस में पेयर्ड होते हैं, तो इसी वजह से आप इसको स्पिन पेयर्ड कहते हैं। और ये आपके पास पाउलीज के अकॉर्डिंग ही ये स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसके अंदर आप जब इसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं तो इसकी कन्फिग्रेशन आप कुछ इस तरह से नज़र आती है, ऐसे। ये ठीक है। तो यही वजह है कि ये स्पिन फ्री। तो ये आपके पास डिफरेंट आप इसको नोमेनक्लेचर दे रहे हैं इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे और लिगेंड की स्ट्रेंथ की बुनियाद पे। तो इनको आपने खातिर में रखना है। इसको आप उतार लें, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। तो देखें स्टूडेंट्स, आगे हमें जो चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, जिसके ऊपर हमने गौर करना है, वो ये है कि आप स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स के अंदर और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स के अंदर देख रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट थी। कि आप कहते थे कि ये अमोनिया के केस में ये 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरह से पेयर्ड हैं, जहाँ पे फ्लोराइड सिस्टम था वहाँ पे इनका पैटर्न कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। अब हमने देखना ये है कि ऐसा ये क्यों होता है। तो इसकी दो मेन वजूहात हैं। पहली हमारे पास इसकी जो वजह है, फर्स्ट वन, वो हॉर्न्स रूल है कि हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर रहे होते हैं, और जब आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे होते हैं तो तमाम के तमाम ऑर्बिटल्स को आपने फिल करना होता है। और फिर जब हॉर्न्स रूल के अकॉर्डिंग चल रहे होते हैं तो अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड को मिल जाता है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड मिलने की वजह से जब भी पेयरिंग एनर्जी कम हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी से, तो अल्टीमेटली उनको पेयर अप करना पड़ जाएगा। तो दूसरी बड़ी वजह इनकी ये डिफरेंटली प्लेस होने की, आपके पास जो सेकंड है वो T2G सेट को प्रेफर करना है इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल सिस्टम। आप कल देख रहे थे कि किस तरह से कि ये T2G सेट सारे का सारा यहाँ पे था जहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो इलेक्ट्रॉन्स जब यहाँ पे रह के नॉन स्फेरिकल सिमेट्री पोजेस कर रहे होते हैं तो इन रीजन्स के अंदर एनर्जी कम होती है। तो इन रीजन्स के अंदर एनर्जी कम होने की वजह से रिपल्शंस यहाँ पे ज़्यादा नहीं होती,
तो ये वजह बनती है इनकी डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन का। यही वजह कि आपको ये अमोनिया के केस के अंदर ये D6SS स्पिन पेयर्ड नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे अनपेयर्ड नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप इसको सिंपल कह भी देते हैं कि ये आपके पास हाई स्पिन सिस्टम है। हाई स्पिन सिस्टम, अगर मैं इसको एनर्जी स्प्लिटिंग डायग्राम की मदद से शो कराना चाहूँ तो चूंकि हमें पता है कि इनके दरमियान स्प्लिटिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती जब आपके पास वीक फील्ड लिगेंड होता है, ये देखें, कोबाल्ट के केस में, जबकि आप इसके कंपैरिजन में अगर अमोनिया को ले लें तो अमोनिया के केस में ये स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। ये देखें, स्प्लिटिंग ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स यहीं रहना पसंद करते हैं। तो अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होके, याद रखना, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को पेयर अप होके स्टेबल कॉम्प्लेक्स मिल रहा है तो वो पेयर अप होना पसंद करेगा बजाय इसके कि हुंड्स रूल को वो फॉलो करे। हुंड्स रूल को फॉलो करते हुए अगर उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होगी तो वो हरगिज उसको कभी भी फॉलो नहीं करेगा, वो हमेशा पेयर्ड फॉर्म में रहेगा। तो इसके बाद हमने देखना है, फैक्टर्स देखने हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज होते हैं। ठीक है, इसको मैं रेज करना चाहूँगा कि जो स्प्लिटिंग आप बार बार देख रहे हैं पूरी CFT के अंदर, तो इनके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असरअंदाज होते हैं। तो याद रखें 3 बड़े फैक्टर्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आता है लार्ज नेगेटिव चार्ज मैग्नीट्यूड, और दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है स्मॉल साइज ऑफ लिगेंड, और थर्ड नंबर पे हमारे पास फोकस ऑफ लिगेंड है। फोकस ऑफ लिगेंड आप वहां पे कंसिडर करेंगे जहां पे लोन पेयर्स होंगे लिगेंड्स के पास, जबकि इस केस के अंदर कहता है कि अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो अल्टीमेटली आपको पता है ज़्यादा चार्ज ज़्यादा पसंद करेगा मेटल के ज़्यादा करीब जाना, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज जब ज़्यादा होगी तो पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन और नेगेटिवली चार्ज लिगेंड के दरमियान अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वो और करीब आएगा और करीब आते हुए वो ज़्यादा स्प्लिटिंग करता चला जाएगा, ऑर्बिटल्स के दरमियान जो डीजनरेसी है उसको रिमूव करता चला जाएगा। ठीक है, जबकि स्मॉल साइज के हवाले से अगर हम बात करें तो आप देखते हैं कि फ्लोराइड है, क्लोराइड है, ब्रोमाइड है और आयोडाइड है। अब साइज में सबसे छोटा ये फ्लोराइड होता है, तो वो कहता है कि ये फ्लोराइड ज़्यादा स्प्लिटिंग करता है बनिस्बत इन तीनों नेगेटिवली चार्ज्ड लिगेंड्स के कंपैरिजन में। वजह इनका साइज़ बड़ा होता है, इनके अंदर सलाहियत नहीं होती कि ये पेनिट्रेट करके मेटल के ऑर्बिटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा अप्रोच कर सकें, जबकि ये ज़्यादा पेनिट्रेशन रखता है। साइज़ छोटा होने की वजह से ये मेटल्स के ज़्यादा करीब पहुंच जाता है, जिस वजह से ये ज़्यादा मेटल के डी इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, डी ऑर्बिटल के दरमियान और इसके दरमियान रिपल्शन ज़्यादा होती है। रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से स्प्लिटिंग ज़्यादा हो जाती है। तो हमारे पास जो थर्ड केस है लिगेंड के फोकस के हवाले से, तो याद रखें लिगेंड के फोकस के हवाले से अगर ये कोई मेटल है तो ये इसका EG सेट है और ये T2G है। ये T2G इस तरह से पड़े हैं डायगोनली। तो अगर अमोनिया एक लोन पेयर रख रहा है तो कहता है कि ऐसा लिगेंड जिस लिगेंड के पास एक ही लोन पेयर होगा तो वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में मेटल के किसी भी EG सेट के साथ इंटरेक्शन कर लेगा, उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अप्रोच कर लेगा और स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी।
अल्टीमेटली आपको पता है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इनके दरमियान स्प्लिटिंग ज़्यादा इन रिपल्सिव इंटरेक्शंस की वजह से होते हैं। तो जब इसने ज़्यादा अप्रोच करना है, विद ग्रेट फोकस अप्रोच करना है, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। जबकि इसके कंपैरिजन में, अमोनिया के कंपैरिजन में, अगर मैं आपको एक ऐसा लिगेंड दे दूं जिसके पास ज़्यादा लोन पेयर्स हैं, तो ये ज़्यादा लोन पेयर्स होने की वजह से इसका अपने ऊपर ज़्यादा क्राउडिंग होती है। तो ये ज़्यादा क्राउडिंग इसके किसी हद तक साइज़ को बढ़ा देती है। जब इसका साइज़ बढ़ जाता है इस लोन पेयर की क्राउडिंग की वजह से, तो इसके ज़्यादा लोन पेयर्स की वजह से इसका फोकस ऑर्बिटल के साथ कम हो जाता है। जब फोकस कम होता है तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिवली अप्रोच नहीं कर पाता। जब ये इफ़ेक्टिवली अप्रोच नहीं कर पाता मेटल के ऑर्बिटल्स को, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा, आपको ज़्यादा रिपल्शन देखने को नहीं मिलती। जब ज़्यादा रिपल्शन नहीं होगी तो अल्टीमेटली स्प्लिटिंग भी कम होगी। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि ये क्लोराइड जो है ये इतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं कराता, ये वीक फील्ड लिगेंड है। इसके कंपैरिजन में अमोनिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका फोकस ज़्यादा है। क्लोराइड का फोकस ऑन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन कम होता है। तो इस तरह से हम इसको, ये मेटल जो लिगेंड का फोकस होता है उस हिसाब से हम वाइंड अप कर लेते हैं। तो हमने चूंकि CFT पढ़ लिया है, तो हमें इसकी लिगेंड्स की ऐसी एक लिस्ट जिसके अंदर उनको आप उनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे तरतीब दे देते हैं, वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहलाती है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का मैं आपको यहाँ पे एक लिस्ट दे देता हूँ। जैसा कि हमारे पास ये सबसे वीक फील्ड लिगेंड है, तो जैसे जैसे हम इस तरह मूव करते चले जाएंगे हमारे पास लिगेंड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। तो मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये देखें, आयोडाइड है, फिर ब्रोमाइड है। ब्रोमाइड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड है आयोडाइड से, ठीक है। थायोसाइनेटो है, क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सल, C2,4O2 माइनस ऑक्सलेटो, वाटर, आइसोथायोसानेटो, EDTA, अमोनिया, कार्बोनिल और साइनाइड। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है जिसके अंदर आपने लिगेंड्स को उनकी स्ट्रेंथ की बुनियाद पे तरतीब दिया हुआ है। और इतनी बड़ी लिस्ट को याद करना भी मुश्किल होता है, तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं। आई बर्बादी, सनी, क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो, पानी सुनो, EDTA एंड अमोनिया, आर इन कोलंबो एंड कनाडा। तो आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, अदरवाइज़ याद करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो बुक के अकॉर्डिंग जो एक दो लिगेंड्स बच रहे होंगे उनका आप इनके बीच में एडजस्ट कर सकते हैं। आई आयोडाइड, बर्बादी का B ब्रोमाइड के लिए, सनी का S और N, थायोसायनेटो, क्लास से सल्फाइड
F फ्लोरीन फ्लोराइड, OH ऑक्जेलेटो, पानी सुनो, ये आइसोथायोसाइनेटो होगा। और ये आपके पास थायोसाइनेटो होगा। EDTA एंड अमोनिया आर इन कोलंबो, कोलंबो का CO और कनाडा का CN। ठीक है, तो ये आप CFT के साथ आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आनी चाहिए। जब आपको ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती होगी तो फ़ौरन से आप इजीली दो, अगर आपको कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स दिए हुए हैं तो आप फ़ौरन से उनको स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड की बुनियाद पर उनके अंदर जो एनर्जी का पैटर्न है उसको भी आप देख सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।